इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग टीम के इंचार्ज हैं। अपनी छोटी सी उम्र में दुर्गेश पाठक ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है आम आदमी पार्टी में। अपने 7-8 साल के इस पॉलिटिकल कैरियर में जहां उन्होंने बहुत संघर्ष किया, कुछ निराशाएं उनके हाथ लगी, कहीं उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, लेकिन उन्होंने अपने आप को काफी मैच्योर बनाया है। एक 22-23 साल की उम्र से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने के बाद 7-8 साल में आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो आइए आज दुर्गेश पाठक से समझते हैं कि उनका ये 7-8 साल का कैरियर अभी तक कैसा रहा और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। दुर्गेश पाठक, आपका द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। दुर्गेश जी, आप का एक पिछले 7-8 साल में आपका एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव है। आपने आम आदमी पार्टी को शुरुआत किया और मैं जानता हूं आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर आप वहां पहुंच गए हैं। तो इस 7-8 साल में आपका बहुत अच्छा एक स्ट्रगल रहा होगा, कुछ सक्सेसेस हुई होंगी, कुछ फेलियर्स भी जरूर हुए होंगे, तो वो सब हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि शुरुआत हम थोड़ी शुरू से करें। थोड़ा सा हमें अपने परिवार, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। आप गोरखपुर से रहने वाले हैं, ये हम जानते हैं। गोरखपुर के बगल में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पिछले कई दिनों से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता के कारण कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया जी। मैं गोरखपुर के बगल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये कबीर जी के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट बना। कबीर जी की डेथ इस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। वो बनारस में रहते थे और कहा जाता था कि जो बनारस में जिसकी डेथ होगी, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, उसको स्वर्ग मिलेगा, और जो बनारस से बाहर कहीं मरेगा तो उसकी स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उस कथन को एक तरीके से झूठा करने के लिए कबीरदास जी मगहर आए। एक छोटी सी जगह है मगहर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में जी। तो उस मगहर पे उन्होंने अंतिम सांस लिया अपना। और उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले से मैं संबंधित हूँ, उस जिले से मैं रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह से वहीं पे हुई। गांव के प्राथमिक विद्यालय में मेरी 3री-4थी तक की पढ़ाई हुई। फिर मैं गांव के बगल में टाउन एरिया था, वहाँ पे मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की। फिर मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे पढ़ाई की। और उसके बाद मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन का एंट्रेंस दिया और वो मैं पास हुआ। तो ग्रेजुएशन की करने के लिए मैं वहाँ पे पहुँचा और ग्रेजुएशन में पूरा पार्टिसिपेशन मैंने वहाँ पे किया। तो ग्रेजुएशन करते करते मैं मन में था कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तो मैंने कुछ समय के लिए इंजीनियरिंग की भी तैयारी की। फिर मैं इंजीनियरिंग से एक तरीके से मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस बहुत अच्छे नहीं कर पाए। मैं सोचा था कि अच्छा करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इलाहाबाद का एक माहौल ऐसा होता है, पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। और एक ऐसा, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में शायद एक ऐसा ही शहर होगा जहाँ पे लोग पार्कों में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा जगह है वो वहाँ पे। और मेरी बड़ी यादें भी जुड़ी हैं इलाहाबाद से, और इलाहाबाद का बड़ा इम्पैक्ट है मेरे जीवन के ऊपर। तो इलाहाबाद से फिर मैं दिल्ली आया। वहाँ पे मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर मैं दिल्ली आ गया सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। और दिल्ली आने के बाद फिर यहाँ पे हमारे सारे जितने भी आंदोलन, उसी समय में नवंबर-दिसंबर में आया, और उसके 4-5 महीने बाद ही आंदोलन की शुरुआत हो गई अन्ना जी के नेतृत्व में। तो मैं उसमें भी जाने लग गया और फिर एक तरीके से एक्टिविज्म की और सोशल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वहाँ से। जी, 2010 की बात है ये। ये 2010 एंड में और 2011 के फर्स्ट क्वार्टर की बात।
आप यहाँ आईएएस की तैयारी के लिए आए थे, सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो वो जुड़ाव जो एक आंदोलन के साथ हुआ वो किस तरह हुआ? क्या आप पहले से कुछ एक्टिविज्म में थे, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक थोड़ा सा एवरेज से ऊपर कह सकते हैं छात्र रहा हूँ। बहुत जी टॉपर तो नहीं कह सकते, एवरेज से थोड़ा ऊपर छात्र रहा हूँ। जी और बस जीवन का लक्ष्य यही था कि कोई नौकरी अच्छी सी मिल जाए, चाहे जी वो बैंक की मिल जाए, चाहे वो आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, एक नौकरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, जो एक अगर वो छोटे से नौकरी मिल टाउन में जाती है रहने तो वाले का हो सकता है सपना। जी जो एक सपना था वही था कि एक अच्छा मिल जाए और फिर उसके हिसाब से हम अपना जीवन निर्वाहन कर लेंगे। ये था कि जब भी दोस्तों में के बीच में बैठते थे तो चर्चा जरूर होती थी सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की, और मुझे लगता है वो बड़ा कॉमन है। जी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति चर्चा करता है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में, तो इस तरह की चर्चा आप कह सकते हैं। लेकिन कभी उससे पहले मैंने कभी वोट नहीं दिया था, ना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी इलेक्शंस होते थे, मैंने यूनिवर्सिटी में कभी वोट नहीं कास्ट किया। तो ओके। बेसिकली एक ऐसा कह सकते हैं जिसका जीवन में राजनीति तो दूर दूर तक नहीं थी, दूर दूर तक कहीं पे राजनीति नहीं थी। जी जी यहाँ आया तो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहली मुलाकात हुई इस आंदोलन से। जी और जब उसके बारे में पढ़ा, जब उसके बारे में समझा, जब उसके बारे में जाना, एक फिल्म उसी दौर में आई थी 2007-8 में, रंग दे बसंती। जी तो उसका बहुत इम्पैक्ट रहा जीवन में। जी और उस फिल्म को मैंने, मुझे लगता है कईयों बार मैंने देखे हैं। और उस फिल्म ने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये देश आपका है, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस वो फिल्म का एक बहुत इम्पैक्ट रहा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इस आंदोलन एक अच्छा उद्देश्य लेके ये आंदोलन चला है और इस आंदोलन का एक अच्छा पर्पज है, तो इस आंदोलन के साथ जरूर शामिल होना चाहिए। जी जी फिर जब ये आंदोलन पॉलिटिकल रूप में गया जी तो थोड़ा सा मन में कई सारे विचार आए कि सही दिशा है, नहीं दिशा है। जी लेकिन फिर भी लगा कि यथास्थिति में तो यही सबसे अच्छा डिसीजन है कि जब तक राजनीति नहीं बदली जाएगी तब तक कुछ और चीज बदली नहीं जा सकती। तो ये एक तरीके से मेरा इस आंदोलन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। जुड़ा रहा। अब दुर्गेश जी, ये एक मोमेंट होता है, मतलब एक वो दुर्गेश पाठक जो एक सिविल की तैयारी कर रहा है, किसी नौकरी की तलाश में, जो एक अच्छा जीवन यापन हो जाए, और फिर एकदम पॉलिटिकल या एक एक्टिविज्म में आ जाना, वो एक वो पल होता है, वो एक घटना होती है छोटी सी जो आपको बदल देती है। वो कुछ याद है आपको? वो क्या था सिचुएशन जिसमें आपने ये डिसीजन लिया? एक बहुत ड्रामेटिक नहीं था, मतलब जी मैं बड़ा फ्लो में था। ऐसा नहीं कि कोई एक घटना मैंने देखी और फिर मैंने तय किया कि अब मैं पूरा जीवन इसमें लगाऊंगा। जी बड़ा स्वतः सा था। उस आंदोलन में गए, जी किसी ने कहा वॉलेंटियर बनेंगे क्या, हमने कहा जी बिल्कुल बनेंगे। हम्म, हमें भी एक छोटे से शहर से आए थे तो हमारे अंदर भी बड़ी इनसिक्योरिटीज थी। हमें भी लगता था कि यार ये लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ के कुछ सीखा जा सकता है। तो ये एक चरण था, लेकिन बड़ा स्वतः हुआ। मैं मतलब मतलब बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ड्रामेटिक सा था या कुछ हुआ। जी हाँ, लेकिन यह है कि आंदोलन में गया, फिर मुलाकात हुई। धीरे मन में जरूर था कि इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि इस आंदोलन का एक बड़ा पवित्र पर्पज है जी। और वो पवित्र पर्पज पूरा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो विचार में था जिससे के साथ जुड़े। तो शुरुआत में जो जुड़ाव हुआ वो किस लेवल पर हुआ? एक कार्यकर्ता के रूप में क्या आपने काम किए उस वक्त वहां पर? मैं तो बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा। जी और मैंने मिस कॉल दिया था, मिस कॉल पे मैसेज आया तो मैं जाके मीटिंगों में बैठता था। फिर वहां पे जो काम देते थे, जी कभी कैनोपी लगाना, कभी पैम्फलेट बांटना, ओके। कभी पोस्टर डिजाइन करके लगाना। दुर्गेश जी, आपका जो अभी सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है संगठन की, आम आदमी पार्टी में। ये बताएं कि संगठन से लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो आपने काम किया है, हजारों लाखों लोगों को आपने संगठन के साथ जोड़ा है। और जब जोड़ने की बात करते हैं तो वो एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक स्कूल का स्टूडेंट भी हो सकता है, और एक रिटायर्ड
60+ कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आप किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हैं कि आप लोगों को संगठन के साथ जोड़ें? देखिए, संगठन से जुड़ना मेन चीज तो आइडियोलॉजी होती है। जी सबसे मेन चीज है कि भाई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का, पूरी सरकार का इतना अट्रैक्शन है कि आधा काम, 70-80% काम तो वही कर देती है। फिर हमारा काम ये होता है कि भाई जो भी साथी आए उनका मान सम्मान हो, उनको इज्जत मिलनी चाहिए और उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा संगठन वही होता है जहाँ पे हर व्यक्ति की इज्जत भी हो और उसको पर्याप्त मात्रा में अपने आप को एक्सेल करने में, अपने आप को काम करने का मौका उसे मिले, जिससे वो काम भी कर सके। कोई जी साथी ऐसा लगता है आपको कि भाई वो वार्ड लेवल पे बहुत अच्छा कर सकता है और उसके मन में भी इच्छा है, तो उसको मौका दीजिए। अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे या उसको आप सीधे स्टेट में लाके रख देंगे तो बेचारा फेल हो जाएगा। जी तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जी जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप कम्युनिकेशन बना के रखते हैं सामने वाले के साथ, जी बातचीत में रहते हैं, उसके साथ लगातार चर्चा में रहते हैं, तो अपने आप बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। ग्रेट सर। संगठन को करने में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो किसी इंसान में वो चाहिए कि उसका एक टेम्परामेंट। जब आप सैकड़ों लोगों के साथ डील करते हैं डेली बेसिस के ऊपर और बड़े बड़े इवेंट्स आप करते हैं पार्टी के लिए, तो हाउ डू यू कीप योर कूल? कुछ आप उसके लिए मेडिटेशन या इस तरह, और आप कैसे अपने आप कूल को बना के रखते हैं? मेडिटेशन तो मैं करता हूँ, जी मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। हम्म, कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ी बहुत समय वर्कआउट भी करूँ, चाहे बैडमिंटन खेल लिया या वॉक कर लिया, लंबी वॉक कर लिया, जी अ, थोड़ा सा फिल्में देख ली। तो कुछ ऐसा समय जरूर दिन में 2-3 घंटे का निकालने की कोशिश करता हूँ जब संगठन और पॉलिटिक्स से अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट्स को थोड़ा अलग दिशा में रखा जाए, जहाँ कुछ नई चीजें सोच सकें, कुछ नई चीजें सीख सकें। जी और तो इसी तरह से आता है। कुछ चीजें मेरा ख्याल है इनबिल्ट भी होती हैं, जी कुछ टेम्परामेंट भगवान दे ही देते हैं कि आप शांत से रहोगे, सुनते रहोगे, तो हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट हो। लेकिन ये बिल्कुल है कि मेन चीज ये है कि थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा रिफ्लेक्शन, कहीं लगता है किसी से बातचीत में हमने गलती की तो उसको जाके सॉरी भी बोलना और उसको रिफ्लेक्ट करना कि आगे से ना हो वो चीज। जी तो ये सब चीजें जब आप ध्यान देते हो, छोटी छोटी ध्यान देते हो, तो चीजें निकलती है। एक दिन का काम नहीं है ये, हम्म, काइंड ऑफ सालों की ट्रेनिंग है। जब आप सालों उस भट्टी में पड़े रहते हैं तो अपने आप तब जाते हैं। बिल्कुल। दुर्गेश जी, एक चीज बताइए, आपने कहा कि आपने शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल से की। एक आपने मिस्ड कॉल दिया और आप बुलाया गया, और आप कभी कैनोपी लगाते थे, कभी पोस्टर्स लगाते थे और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जिस 7 या 8 साल में आप जहां हैं, जिस मुकाम पर हैं, यहां पहुंचने के लिए क्या आपको एफर्ट्स लगे? आप किस तरह से, कुछ यादें आपकी जो जुड़ी हुई होती हैं कि आपने इस तरह से तरक्की की, या इस तरह से आपको? सच तो सच तो यह कि पता ही नहीं चला पिछले 7 साल 8 साल कैसे बीते। जी ईमानदारी से कहूँ तो पता ही नहीं चला। आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे कल की बात है, कल ही तो मैं आया था दिल्ली, जी कल ही तो मैंने मिस कॉल दिया था, कल ही तो मेरे पास मैसेज आया था, कल ही तो मैं पहली मीटिंग। ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं इतना इतना व्यापक है और इतना इसके अंदर क्षमता है कि कहीं ना कहीं ये आपको सोक कर लेता है। तो आप सुबह उठते हो और आपका दिन सेट होता है कि आपको ये 5 चीजें आज दिन भर में करनी है। जी वो 5 चीजें करते करते रात हो जाती है और आप सो जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि आज आपका पूरा दिन खत्म हो गया। तो इसी तरह से कभी महीने खत्म हो जाते हैं, कभी साल खत्म हो जाते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि हाँ, उतार चढ़ाव बहुत आए, जी अच्छी चीजें भी देखी, बुरी चीजें भी देखी, डाउनफॉल भी बहुत ज्यादा देखा, तो राइज भी बहुत देखा। लेकिन ये किसी भी काम का, किसी भी फील्ड का एक बड़ा नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है। किसी भी चीज में आप लगातार ऊपर नहीं जा सकते और अगर आप में कोई क्षमता है तो लगातार आप नीचे भी नहीं जा सकते। जी तो पिछले 7 साल 8 साल 9 साल अगर सबसे ऊपर हो गए तो अगर वो देखा जाए तो बहुत अच्छी चीजें बहुत हुई, हम्म खराब चीजें भी हुई, लेकिन खराब की संख्या थोड़ी कम है, अच्छी चीजों की संख्या ज्यादा है। जी सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा कि एक ऐसी टीम मिली, एक ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला जो जेन्युइन रूप से दिल से चाहते हैं कि इस देश का कुछ अच्छा हो।
जो जेन्युइन रूप से चाहते हैं कि इस देश का कुछ अच्छा हो। और जब ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हो तो थोड़ा सा आपका भी मनोबल अगर नीचे रहता है तो वो टीम आपका मनोबल अप कर देती है। जी। पॉलिटिकल कैरियर में आने के बाद जब आपने काफी एक्टिव हो गए थे, उसके बाद से इलेक्शंस 15 में हुए, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हुए, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, फिर वो बढ़ती गई, आपकी सक्सेस रेट उसमें बढ़ा। तो कोई ऐसा एक दो इंसिडेंट जहां आपको लगा हो कि आप अपने आप को ये मानते हैं कि मैं बेटर कर सकता था, या उसको आप अपना फेलियर मानते हर दिन है, हर दिन, जी। हर दिन ये लगता है, हर मीटिंग के बाद ये लगता है कि इसको और बेहतर किया जा सकता था। तो प्रोजेक्ट वाइज कहेंगे तो अपना जब हम 2014 का चुनाव लड़े बनारस से, या जब हम 2014 का लोकसभा का इलेक्शन लड़े, तभी हमें लगता था कि हम बहुत बेटर कर सकते थे। जी। जब 2013 में आर के पुरम जैसी सीटें जो 300 वोटों से हारे, तो भी लगा कि बहुत अच्छा कर सकते हैं थे। पंजाब का चुनाव जब हारे तो हमें लगा कि हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते थे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हारे तो भी लगा बहुत अच्छा। जब मैं अपना चुनाव हारा तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा कर सकते थे। तो अ, हर दिन ये लगता है कि बहुत अच्छा कर सकते थे और बहुत अच्छी चीजें सीख सकते थे और अच्छी, क्योंकि ये मनुष्य, जब आप अपनी सारी खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, दरवाजे उसमें हमारे वेदों उपनिषदों में लिखा है कि भाई खिड़की दरवाजे खोल के रखिए, सारी हवा आने दीजिए। जब आप नई हवा के साथ आपकी मुलाकात होती है तो आप नई चीजें सीखते हैं। तो जैसे ही आप नई चीज सीखते हैं तो आपको लगता है यार ये पुरानी चीज तो मैं गड़बड़ कर रहा था, इसको तो ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ कर सकते थे। तो ये विचार और ये भाव तो मन में हमेशा रहते हैं। और हर दिन ये महसूस होता है कि कल वाले काम को हम ज्यादा बेहतर से कर सकते थे, क्योंकि मनुष्य आज की परिस्थिति में जैसा उसका है, जैसा उसका माइंडसेट है, जैसा उसकी परिदृश्य है, जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे वो डिसीजन लेता है। एक हफ्ते बाद वो एक्सपीरियंस बदल जाता है, वो मनोस्थिति बदल जाती है, वो परिदृश्य बदल जाती है। तो एक हफ्ते बाद उसको तुरंत रियलाइज होता है, अगर वो रियलाइज करना चाहे, अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन है तो उसको पता चल जाता है कि भाई मैं जो एक हफ्ते पहले मैंने जो निर्णय लिया वो निर्णय में कमी थी, उसको इस तरह से कर सकते थे। तो ये तो हर दिन, हर मीटिंग, हर क्षण का, ये मेरे साथ तो हर क्षण का होता है। बाकी लोगों के साथ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो हर क्षण होता है कि ये वाला काम मैं ज्यादा बढ़िया से कर सकता था। मैं एक दुर्गेश को देख रहा हूँ जो बिल्कुल सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ कमियां भी गिनवा रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी भी गिनवा रहे हैं। आप सच्चाई से ये बताएं कि सर आपकी अब पार्टी में रहकर महत्वाकांक्षा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं सच्चाई बताऊं तो मेरा मन है कि अब मैं निकलूं यहाँ से बहुत हो गया। ये देखिए कि एक जिम्मेदारी है जो चाहे ना चाहे आपके ऊपर आ गई। जी। सच्चाई तो यह है कि इस देश को बदलने की एक महत्वाकांक्षा, एक आइडियलिज्म लेके इस आंदोलन में आए थे। जी। और कहीं ना कहीं वही है। अपना रोल उसमें क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पार्टी आज जैसे दिल्ली के अंदर जिस लेवल पे, बड़े लेवल पे बदलाव हम कर रहे हैं, जी। अगर और राज्यों में देश के अंदर वो मौका मिलता है तो वो बदलाव, बड़े लेवल के बदलाव हम कर सकते थे इस देश के अंदर। जी। तो महत्वाकांक्षा, आइडियलिज्म, लक्ष्य अगर आप कहें तो वो मन में लक्ष्य है। अपनी भूमिका उसमें क्या होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जी। जब आपकी गाड़ी चलती है तो आप भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो। तो मेरा अपना स्वतः कोई बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं है। मेरा मन जो रहता है कि मेरा मन, कई बार आप 6-7 साल से, 8 साल से, 10 साल से जब आप एक ही फील्ड में काम करते हैं तो आपका भी मन करता है कि थोड़ा सा एक ब्रेक लिया जाए, कुछ नई चीजें सीखी जाए। तो कई बार मेरे मन में होता है कि मुझे कहीं 1-2 साल का ब्रेक लेके कुछ पढ़ने के काम में, कुछ रिसर्च के काम में, कुछ शोध के काम में लगना चाहिए, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, कुछ नए नए आइडियाज हैं उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। तो वो एक मन में जरूर रहता है और वो कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा बड़ा स्थान कई बार वो ले लेता है। अच्छा। तो अगर महत्वाकांक्षा कहेंगे तो वो ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं उसको सोचने, समझने में और करने में उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स में कहाँ जाएंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन रिलेटेड, आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया, उसके बाद आपने सिविल की तैयारी करी, आपने इंजीनियरिंग की तैयारी करी।
पढ़ाई की तरफ जैसे आपने कहा कि झुकाव आपका है, तो इस दौरान थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ मिलता है कि जहां कुछ आप रिसर्च वर्क कर, वैसे तो जो काम आप कर रहे हैं इसमें आई थिंक आपको डेली चाहे लोगों के साथ मिलके, चाहे वो वर्कर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स यू कीप ऑन लुकिंग एट देम, थिंकिंग अबाउट देम, उनके बारे में रिसर्च एक तरह से होता है, लेकिन एजुकेशन को लेकर आप कुछ और करना चाहते हो अभी, कुछ रिसर्च वर्क कोई आपने इस दौरान कुछ किया है पिछले 5-7 साल में? मैं 2017 में इलेक्शन के बाद फिर मैं कुछ समय के लिए मैं स्टैनफोर्ड गया था। यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जी। और वहाँ से मैंने पढ़ाई भी की। मैंने वहाँ पे एक ब्रीफ टाइम के लिए इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशन में पढ़ाई भी की जी। और वहीं से मैंने सोचा था कि मैं 1-1.5 साल के लिए मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी में करूँगा, लेकिन इच्छा नहीं हुई, मन नहीं किया और मैं वापस आ गया। मैंने जॉर्जटाउन में एडमिशन भी लिए, जी। लेकिन वहीं पे कुछ टीम के साथ मिलके एक रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके। तो अभी मैं 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी। फीमेल वोटर बिहेवियर, उसका फील्ड एक्सपेरिमेंट हमने लखनऊ और पंजाब के इलेक्शन पे किया था। दूसरा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करता है, उसका हमने एक्सपेरिमेंट झारखंड में किया था। उसके ऊपर भी पेपर लिखने का काम चल रहा है। जी। और एक तीसरा रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो, जी। जी। अगर वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं तो फीमेल एम्पावरमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है। एक तो होता है भाई कि आप पॉलिसी पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जी। जी। एक होता है कि अगर आप लीडरशिप फीमेल है, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉस मेल है जी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल बिल्कुल अलग होगी। अगर बॉस फीमेल है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल अलग होगी। ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सेम ही हो, जी। प्रोटेक्शन भी हो सकता है सेम हो, करेक्ट। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, तो वो देख एक उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। जी। तो ये अपने इस पॉलिटिक्स के अलावा भी इन 3 प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा आप कर रहे हैं। एक सवाल पॉलिटिकल है कि नाउ वेयर डू यू सी आम आदमी पार्टी इन द कमिंग इलेक्शंस इन अदर स्टेट्स? पंजाब, लेट्स टेक। हूँ। देखिए, हम हमेशा यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। जी। ये आम आदमी पार्टी ने 2013-14 में कुछ कहा था, वो थ्योरेटिकल बात थी। राइट। आज हमने 5 साल में उसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। जी। अब वहां की जनता को तय करना है, वहां के लोगों को तय करना है कि वो इस प्लेटफॉर्म को अपने स्टेट में बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं। वो कभी भी आम आदमी पार्टी या दिल्ली के कुछ लोग मिलके कोई स्टेट नहीं कर सकते। ये वहां के लोगों को तय करना है। जी। पंजाब के लोगों को तय करना है, उत्तराखंड के लोगों को तय करना है, गोवा के लोगों को तय करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है जी। कि वो आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से आगे जाना चाहते हैं। जी। अगर शुरुआती रुझान कहें तो बहुत अच्छा रुझान है। पंजाब में हर सर्वे में देखिए बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में क्लोज सेकंड है, गोवा में हम सेकंड हैं, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी इन इलेक्शंस में बहुत अच्छा करेगी और जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। एक जनरल क्रिटिसिज्म होता है, अपोजिशन तो हर जगह होता ही है, जो आम आदमी पार्टी जो फ्री बीज ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मासेस, उसका बेसिस आप क्या मानते हैं कि वो क्यों जरूरी है? कहीं भी किसी भी चीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों इतनी आवश्यकता है? देखिए, जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं, जी। ठीक है, नेशन से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो लग्जमबर्ग हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में जाए, वो अपने सिटीजन को एक बेसिक सुविधा देते हैं। ये फ्रीबीज नहीं होता। जैसे आप कनाडा में जाइए, जी। कनाडा में आपको कोई भी दिक्कत हो जाए, हम्म। भगवान ना करे किसी तरह से किसी को भी दिक्कत है, लेकिन अगर आपके इलाज में 1 करोड़ रुपए भी लगता है तो वो फ्री है। अब आप कह सकते हैं कि कनाडा के लोग फ्रीबीज यूज करते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन, लेकिन वो वहाँ की सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया कि ये किसी भी सरकार का ये लक्ष्य है। सरकार कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है।
जी जो उसका एक सीईओ होगा उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, फिर वो उसका जो पैसा होगा वो कर्मचारियों में बांट दिया जाएगा। सरकार का वो काम नहीं है। सरकार काम, और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एक सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक नेशन है हिंदुस्तान। जी तो आप वहाँ पे आपका एक जिम्मेदारी बनती है समाज के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति। आज दिल्ली के अंदर 80% से ज्यादा लोग 200 यूनिट बिजली कम यूज करते हैं। 200 यूनिट तो क्या होता है? 200 यूनिट, अगर दो बल्ब हैं आपके घर में और एक पंखा है तो 200 यूनिट तो महीने में आ जाता है। जी तो आप सोचिए ना कि दिल्ली में 80% लोग ऐसी स्थिति में है जहाँ पे 200 यूनिट से कम यूज होता है। अगर उनका महीने के 1200-1500 रुपए बचता है जी तो वो उसको अपने बच्चे के ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाएंगे, अपने परिवार के उसमें लगाएंगे, और इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता। जितना आपके मंत्री और अधिकारी मिलके पैसे खा लेते हैं जी तो वो ठीक है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब आम आदमी पार्टी उसको अगर जनता को दे रही है तो लोग कहते हैं कि हम फ्री बीज दे रहे हैं। हमने अस्पताल अच्छे किया, आज स्कूल इतने बढ़िया हुए हैं, जी आज दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार हुआ है, आज हर गली हर नुक्कड़ पे आपको सीसीटीवी कैमरे दिखते हैं, जी और न जाने कितनी कितनी चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। हमने 80% से ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म किया दिल्ली के अंदर, और ये कैग की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। जी तो आप एक सरकार, एक ऐसी सरकार दे रहे हैं, और सबसे मेन चीज क्या है, फ्रीबीज देख के अगर आप अपने सरकार आपकी घाटे में है तब तो आपको नुकसान है। हम 2015 में आए तो हमारा 25,000 करोड़ बजट था, आज 70,000 करोड़ बजट है। तो अगर हम फ्रीबीज देके अगर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी अगर हम अपना बजट इतने मल्टीपल टाइम बढ़ा रहे हैं तो जी उसके पास तो कुछ बचता नहीं है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में पहली सरकार है जो जो नफे में है, जो फायदे में है। इन्होंने 1 रुपया भी किसी से बारो नहीं किया, 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं, 1 रुपए का ऋण नहीं है इनके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया सरकार और क्या चला सकते हैं। और तो कोई स्टेट और बताए उनके पास क्या मॉडल है जो चला सकते हैं सरकार को। एजुकेशन की बात में आपके लिए बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में काफी मैं क्लोजली मैंने काम किया है कुछ स्कूलों के साथ। मतलब स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल एक जमाने में जो इमेज थी दिल्ली के, वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो मैं मानता हूँ, पढ़ाई भी अच्छी है, और आज बिल्डिंग्स आप एंटर करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं, इट्स लाइक ए प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग। हम्म, एक चीज मुझे बताएं सर, पुरानी हम्म, जिंदगी आपकी एक रही है, जो एक आम स्टूडेंट की जिंदगी रही, पढ़ाई, शाम को फ्रेंड्स, घूमना फिरना, एक और एक ध्येय कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। और आज की जहां मुझे लगता है कि शायद 24 घंटे आपको एक्टिव रहना ही होता है, तो उस लाइफ को मिस करते हैं? देखिए वो लाइफ मिस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो लाइफ अब भूल भी गए हैं कि ऐसी कोई लाइफ हम जीते भी थे। सच्चाई तो 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, जब 10 साल में सारी चीजें बदल जाती हैं। जी जी लेकिन यह है कि मन तो बहुत करता है कि कभी ऐसा हो कि 3-4 दिन आप फोन बंद करें, आप जी जी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, कुछ नई चीजें सीखें, कुछ नई फिल्में देखें, कुछ नई किताबें पढ़ें, कुछ नई डिस्कशन में जाएं, कुछ नई चीजें जाके एक्सप्लोर करें। जी वो हो नहीं पाता, वो बात अलग है। इच्छा तो रहती है, जी जी क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक रोलर कोस्टर पे बैठे हैं कि जो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन की तरफ बढ़ता रहता है वो रोलर कोस्टर। एब्सोल्युटली जी तो कहीं ना कहीं वो मन में एक इच्छा तो रहती है कि ऐसा कुछ हो, बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती, वो बात अलग जी। है। दुर्गेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने समय निकाला और इतनी बेबाकी से, सरलता से आपने वो सब बातें रखी जो जनरली एक पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट नहीं होती हैं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, और थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, आपने समय समय बुलाया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे। आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार, और इतने अच्छे से अपनी बातचीत की उसके लिए भी।